हेलो एवरीवन। देखिएगा, अपन ने लास्ट लेक्चर में जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड बात की थी, परासरण दाब से रिलेटेड बात की थी। आज अपन को उसके क्वेश्चन करने हैं, न्यूमेरिकल्स करने हैं। मैंने 3 क्वेश्चन करवाए भी थे, उसका यूज भी बताया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज कहाँ पे करना है। ठीक है, आज उसी को अपन आगे बढ़ाते हैं न्यूमेरिकल्स में, और फिर अपन आगे बात करेंगे असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में भी। ठीक है, करें स्टार्ट, बोलो। चलो पहला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन करेंगे। 27 डिग्री सेल्सियस पर डेसीमोलर ग्लूकोज के जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात करो। हाँ, 27 डिग्री सेल्सियस पर डेसीमोलर ग्लूकोज के जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात करो, ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, बहुत सिंपल सा आंसर है। दो डेसीमोलर लिखा तो अब आपको क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट बनाया गया डेसीमोलर बोल के। आपको तो मालूम है परासरण दाब होता है पाई इज इक्वल टू CST। डेसीमोलर का मतलब होता है 1/10 या 0.1। एस की वैल्यू 1/12। टेम्परेचर 300 केल्विन। टेम्परेचर हमेशा पूरी केमिस्ट्री में किस में पुट करना है? टेम्परेचर पूरी केमिस्ट्री में किस में पुट करना है? केल्विन में। तो ये केल्विन में पुट कर दिया गया। ठीक है, चलो ये हो गया 25, 2.5 एटीएम, 2.5 एटीएम। एक एक लाइन के क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डिफिकल्टी लेवल भी नहीं है क्वेश्चन का, एक एक लाइन के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन, 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी विलयन का परासरण दाब 4 एटीएम है, तो 273 डिग्री सेल्सियस पर विलयन का परासरण दाब ज्ञात करो। ठीक है, कैसे करोगे बताओ, क्या करना है? अपन को मालूम है पाई इज इक्वल टू होता है CST, सेम विलयन बोल रहा है, तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। पाई 1 अपॉन पाई 2 इज इक्वल टू T1/T2। पाई 1 4 है, पाई 2 कैलकुलेट करना है। T1 टेम्परेचर केल्विन में रखना है 273। ये 273 डिग्री सेल्सियस मतलब 546 हो गया। पाई 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 कितना एटीएम आ जाएगा भैया? 8 एटीएम। टेम्परेचर को हमेशा किस में पुट करना है? टेम्परेचर को हमेशा किस में पुट करना है? केल्विन में ही पुट करना है। ठीक है, चलो आगे, चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, मैंने ऐसा बोल दिया 27 डिग्री सेल्सियस पर 27 डिग्री सेल्सियस पर अपन ने बोला 27 डिग्री सेल्सियस पर 5% W/V, क्या दे रखा है? W/V ग्लूकोज के जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। ग्लूकोज के जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। 27 डिग्री सेल्सियस है, 5% W/V है, ग्लूकोज का जलीय विलयन है, उसका क्या कैलकुलेट करना है? परासरण दाब। मेरे को जब भी परासरण दाब ज्ञात करना है तो मेरे तो दिमाग में एक ही चीज रहती है, पाई इज इक्वल टू CST लगाना है। अब मेरे को कैलकुलेट करना है क्या? मोलरता। क्या कैलकुलेट करनी है? मोलरता C कैलकुलेट करनी है। एक बात बताता हूं, मोलरता का फॉर्मूला था, अगर तुम लोगों को मालूम है तो 10 इंटू परसेंटेज W/W
इंटू डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या था, सॉल्यूट था ये। अब सुनना बात को, एक तुम्हें ये भी रिलेशन लिखा था, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी इज इक्वल टू परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू डेंसिटी। तो इसकी जगह पे ये लिख सकता हूं, बोलो, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये देखो जो पहले रिलेशन लिखा है वो इस टाइप से काम में ले सकते हो, मैंने काम में ले लिया। m इज इक्वल टू 10, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी 5, मॉलिक्यूलर वेट 180, 5/18 आ गया, पड़ा रहने दो ऐसे ही, 5/80 m। वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई इज इक्वल टू 5/18, s की वैल्यू 1/12 और टेम्परेचर 300। यही बात हुई, ये हो गया 25, 125/18 हो जाएगा, 18 7 126 होता है, अप्रोक्सीमेट 7 ATM आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट 7 ATM आ जाएगा। बोलो, बात क्लियर क्या नहीं हुई अभी भी? सिंपल सा फॉर्मूला है, बस ये W बाई वी को जो है वो अपन को मोलारिटी में लिखना था। चले अगली बात देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 ये है, ग्लूकोज के जलीय विलयन का 3% W बाई वी एक्स के जलीय विलयन के 5% W बाई वी के समपरासरी है, तो x का अणुभार ज्ञात करो। x का अणुभार ज्ञात करो, कर लो कैलकुलेट। समपरासरी बोला है, इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रखना है, π1 इज इक्वल टू π2 रखना है ना? बोलो, सही है बात? आप सुनना बात ढंग से सुने। C1 बराबर C2 होगा, क्या होता है फॉर्मूला, 10 W बाई वी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट 180 इज इक्वल टू 10 इंटू 5 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ x। 10 से 10 कैंसिल हो गया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ x जो होगा वो 60 इंटू 5 कितना होगा, 300। विलय का अणुभार कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। देखो सिंपल एक एक लाइन के क्वेश्चन है सारे, अगर आपको अच्छे से उसका थ्योरेटिकल पार्ट मालूम है और न्यूमेरिकल में अप्लाइड करना आता है तब तो देखो। चलो अब आगे बोलो, चले आगे, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। मैंने एक ग्लूकोज का ये विलयन रखा और इधर भी ग्लूकोज का सॉल्यूशन रखा, बोला इन दोनों को ऐड करूंगा। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर 1.5 ATM है, इसका वॉल्यूम 2 लीटर लिया मैंने, इसका π2 जो है वो 2.5 ATM है और इसका V2 लिया 1 लीटर। तो बोला पाई रिजल्टेड क्या होगा, दोनों विलयन को मिलाने पर परिणामी विलयन का परासरण दाब कितना होगा, ये पूछा गया मेरे से। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, दोनों ग्लूकोज के ही तो है, दोनों ग्लूकोज के ही है। इधर ग्लूकोज नहीं होता, कोई दूसरा होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। क्यों फर्क नहीं पड़ता वो समझिएगा बात को। उसका रीजन ये है कि फर्क क्यों नहीं पड़ता, मेरे को पाई रिजल्टेड कैलकुलेट करना है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिजल्टेड अपॉन वॉल्यूम रिजल्टेड इनटू एसटी अप्लाई करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल रिजल्टेड अपॉन वॉल्यूम रिजल्टेड इनटू एसटी अप्लाई करना पड़ेगा, यही तो बात है। आगे सुने बात, वॉल्यूम रिजल्टेड तो 2 + 1 कितना हो गया, 3। ये लो, नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट होता है, पाई इज इक्वल टू होता है n बाई वी एस टी, तो n इज इक्वल टू पाई वी अपॉन क्या होता है, एस टी। तो ये हो जाएगा π1 v1 अपॉन एस टी, ये पहले के मोल आ जाएंगे, प्लस π2 v2 अपॉन एस टी डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम 3 इंटू एस टी। तो एस टी से एस टी सारे कैंसिल हो गए, तो पाई रिजल्टेड जो आएगा वो आएगा π1 v1 प्लस π2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। लगाओ फॉर्मूला,
डेढ़ इंटू 2 3 प्लस 2.5 इंटू 1 5.5 डिवाइड बाई 3 5.5 डिवाइड बाई 3 आएगा 1.83 एटीएम। कितना आ जाएगा? 1.83 एटीएम आ जाएगा। ये 5 क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए न्यूमेरिकल, 3 क्वेश्चन मैं पहले डिस्कस कर चुका था। तो टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर के मैंने 8 क्वेश्चन करवा दिए। 4 फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के करवाए थे 12, ठीक है। 3 या 4 क्वेश्चन करवाए थे, उसके 3 क्वेश्चन करवाए थे लगभग इसके रिलेटिव लोइंग इन वेपर प्रेशर 15, और उससे पहले 10 क्वेश्चन जो मैंने करवाए थे 8 या 9 क्वेश्चन वो करवाए थे राउल्स लॉ से रिलेटेड। तो लगभग अभी तक अपन ने 25 क्वेश्चन की डील कर लिए। 15 क्वेश्चन मैं और करवा लूंगा, 40 क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिए, 80 क्वेश्चन आपको करने हैं स्टेज फर्स्ट से स्टेज लास्ट से, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। जितने मैं करा था उसका डबल तो आप करो एटलीस्ट, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। चले आगे बात करते हैं। आगे क्या बात करें? असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म। असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म। अभी तक अपन जो पढ़ रहे थे वो सारे के सारे क्या थे? सामान्य थे। अब अपन बात कर रहे हैं असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी तक तो नॉर्मल पढ़ रहे थे, तो नॉर्मल और एबनॉर्मल में डिफरेंस क्या आ रहा है अभी देखते हैं। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहली बात सुने, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म, असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म को वॉन हॉफ गुणांक आयोटा से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो ये वॉन्ट ऑफ, ये मतलब एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बनी क्यों, पहले तो वो सोचे। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अणुसंख्यक गुणधर्म जो होता है वो विलेय के मूलों की संख्या पर या विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। विलेय के मूलों की संख्या पर या विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। अगर विलेय के मूल चेंज हो गए तो इसका मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। विलेय के मूल अगर बढ़ेंगे तो अणुसंख्यक गुणधर्म भी बढ़ेंगे, इंक्रीज होगा। अब जैसे सपोज करो मैं एक मूल लेता हूं, मैंने हाथ में एक मूल रखा, वो तो मेरे को पानी में डालने के बाद मालूम चलेगा ना। तो मैंने एक मूल लिया या एक अणु लिया, मैंने उसको पानी में डाला, मैंने एक मोल लिया या एक अणु लिया, वो तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट हो गया कि मैंने एक लिया है। अब पानी में जाने के बाद क्या हुआ वो तो एक्सपेरिमेंटल चीज होगी ना, मेरे को दिख तो रहा नहीं, दिखता तो मैं देख के बता देता हाँ ऐसा हुआ है, वो तो चीज नहीं है ना। तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंटल, अब मेरे को चेक करना पड़ेगा, उसकी कुछ वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मैंने सोचा कि एक मोल की वजह से परासरण दाब इतना आना चाहिए, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इतनी आनी चाहिए, क्वथनांक में उन्नयन इतना आना चाहिए, हिमांक में अवनमन इतना आना चाहिए। मैं तो ये सोच रहा हूँ इतना आना चाहिए, लेकिन वहां पे गया और वैल्यू मैंने चेक की, परासरण दाब तो मेजरमेंट कर सकता है ना, परासरण दाब को मेजरमेंट किया, अरे ये तो अलग आ गया। तो जो मैंने सोचा उससे अलग आता है, तब उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म। अब दिमाग में क्वेश्चन आया कि अलग क्यों आ गया, तो अलग आने का रीजन है मैंने तो एक मोल लिया था, वो थ्योरेटिकल था, अंदर जाने के बाद हो सकता है वो टूट गया हो। अगर एक ये टूटेगा तो ये अंदर जाते ही 2 बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 4 बन जाएगा।
अणु चेंज हुए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आ रही बात समझ में? तो इसको असामान्य अणुसंख्या गुणधर्म आने का रीजन मालूम चल गया। मालूम कैसे चलेगा आएगा या नहीं आएगा? तो मैं एक मूल लेता हूं तो मेरे अकॉर्डिंग वैल्यू ये आनी चाहिए किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन एक्सपेरिमेंटल चीज कुछ अलग आई। इसका मतलब कुछ न कुछ लोचा है, इसका मतलब अणुसंख्या गुणधर्म सामान्य तो नहीं है, नॉर्मल नहीं है, तो उसे अपन बोलते हैं एबनॉर्मल, पहली बात। दूसरी बात एबनॉर्मल आई क्यों? तो मैंने कहा मैंने एक मूल लिया था, वो अंदर जाने के बाद या तो टूट गया है या आपस में जुड़ गया है, उसकी वजह से ऐसा हुआ, ये रीजन हो गया। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? वांट ऑफ गुणांक आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वांट ऑफ गुणांक आयोटा। क्या होता है आयोटा, उसके बारे में बात करते हैं। वांट ऑफ गुणांक आयोटा जो होता है एबनॉर्मल अणुसंख्या गुणधर्म को जिससे अपन रिप्रेजेंट करते हैं असामान्य, वो होता है मोल्स एक्सपेरिमेंटल अपॉन मोल्स थियोरेटिकल। प्रायोगिक मूलों की संख्या बट्टा, या ऐसा लिखो, इसको ऐसे लिखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अणुसंख्या गुणधर्म एक्सपेरिमेंटल से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थियोरेटिकल, इसका जो रेशियो होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थियोरेटिकल का जो रेशियो होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? उसी को अपन क्या बोलेंगे? आयोटा बोलेंगे, वांट ऑफ गुणांक बोलेंगे। प्रायोगिक अणुसंख्या गुणधर्म से सैद्धांतिक अणुसंख्या गुणधर्म का जो अनुपात होता है उसी को अपन वांट ऑफ गुणांक आयोटा बोलते हैं। अब अपन ने तो अभी तक इतना पढ़ा है कि हमेशा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है? मोल्स के ऊपर। तो ये लो, ये मोल्स के ऊपर डिपेंड कर गई, तो एक्सपेरिमेंटल मोल्स पे डिपेंड करेगी। और थियोरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? थियोरेटिकल मोल्स के ऊपर। एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी तो एक्सपेरिमेंटल मोल्स के ऊपर डिपेंड करेगी। थियोरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी तो मोल्स थियोरेटिकल के ऊपर डिपेंड करेगी। आ रही बात समझ में? चलू अब आगे और सुनना बात। मोल को मैंने लिखा मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट थियोरेटिकल, यही हुआ। तो मास से मास कैंसिल हो जाएगा, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम तो हमेशा लगेगा ना। तो ये मास से मास हो गया कैंसिल, तो मॉलिक्यूलर वेट थियोरेटिकल ऊपर चला जाएगा और मॉलिक्यूलर वेट एक्सपेरिमेंटल नीचे आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, मॉलिक्यूलर वेट थियोरेटिकल ऊपर आएगा अपॉन मॉलिक्यूलर वेट एक्सपेरिमेंटल अपॉन में आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल आया, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल आया, यहाँ पे क्या आएगा? थियोरेटिकल। यहाँ पे थियोरेटिकल आया, यहाँ पे थियोरेटिकल आया, अपॉन में यहाँ पे क्या आ गया? एक्सपेरिमेंटल। इसलिए ध्यान रखिए। तो आयोटा होता क्या बेसिकली? आयोटा अपन ने बोला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थियोरेटिकल, प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक अणुसंख्या गुणधर्म के अनुपात को, प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक अणुसंख्या गुणधर्म के अनुपात को अपन क्या कहते हैं? वांट ऑफ गुणांक आयोटा कहते हैं। बात क्लियर? बोलो ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, सुनना बात को। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। वियोजन हुआ है, वियोजन के लिए फॉर डिसोसिएशन, फॉर डिसोसिएशन। अपन वियोजन के लिए अगर बात करें तो वियोजन के लिए देखो क्या होगा। वियोजन के लिए अपन को मालूम है, मैंने ये एक मोल लिया, अंदर जाते ही टूट गया, तो कितने पार्टिकल बन गए? 2। तो एक्सपेरिमेंटल मोल ज्यादा आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे ज्यादा। तो मोल्स एक्सपेरिमेंटल ज्यादा होगा मोल्स थियोरेटिकल से। बोलो भैया आएगा ही। अगर मोल एक्सपेरिमेंटल ज्यादा हुआ, मोल एक्सपेरिमेंटल अपॉन मोल थियोरेटिकल, इसका मतलब रेशियो 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा, इसका मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल भी ज्यादा आएगी किससे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थियोरेटिकल से। आयोटा क्या आएगा? ग्रेटर देन 1। आयोटा क्या आएगा? ग्रेटर देन 1 आएगा। बात आ रही समझ में? अब सुनिए बात को, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? सभी आयनिक यौगिक, सभी आयनिक यौगिक,
जितने भी आयोनिक यौगिक होते हैं, लवण सॉल्ट, अम्ल एवं क्षार जल में, अम्ल एवं क्षार जल में जाते ही क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। इसका मतलब एक मूल का 2 मूल बनेगा, या 2 मूल का 3 मूल बनेगा, या 1 मूल का 4 मूल बनेगा, ऐसे ही होगा। सभी आयनिक यौगिक लवण अम्ल एवं क्षार किसमें, जल में, तो वो सारे क्या शो करेंगे, वियोजन शो करेंगे। वियोजन के लिए आयोटा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। समझ में आ गई बात, बोलो हाँ या ना। ठीक है, सुने बात को आगे। केस सेकंड, एसोसिएशन के लिए बात करें, संयोजन के लिए, संयोजन के लिए फॉर एसोसिएशन, एसोसिएशन के लिए बात करें, संयोजन के लिए, तो देखो कैसे करें। ये 2 मूल थे, अंदर जाके मिलके और चिपक के ऐसे 1 मूल बन गया, है ना। तो मैंने तो मूल लिए 2, अंदर जाती हो गए मूल कम, तो इसका मतलब मूल एक्सपेरिमेंटल हो गए कम, मूल एक्सपेरिमेंटल्स हो गए कम, मूल्स एक्सपेरिमेंटल हो गए कम। ये लो कम कर दिए साहब मैंने, एक्सपेरिमेंटल मूल हो गए कम। अगर मूल एक्सपेरिमेंटल कम हो गया तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल भी कम हो जाएगी, थ्योरेटिकल ज्यादा होगी, तो आयोटा क्या होगा, लेस देन, आयोटा क्या होगा, लेस देन 1। इसके 2 ही एग्जाम्पल है, अगर आपको नींद में से उठा के भी पूछ लिया जाए तो इनके दोनों एग्जाम्पल याद होने चाहिए। कौन से दोनों एग्जाम्पल, एसिडिक एसिड CH3COH एंड बेंजोइक एसिड C6H5COH इन बेंजीन। अगर बेंजीन में ये दे रखे हो, या तो एसिडिक एसिड दे रखा हो या बेंजोइक एसिड दे रखा हो, तो ये दोनों जो है वो बेंजीन में द्विलक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, द्विलक का निर्माण करते हैं। द्विलक का मतलब क्या, 2 अणु आपस में मिलके एक अणु का निर्माण करेंगे। तो मैंने क्या बोला था, 2 अणु आपस में मिलके एक अणु बन जाए, 3 अणु आपस में मिलके एक अणु बन जाए, मीन संयोजित हो जाए, तो मूलों की संख्या क्या होगी, कम होगी, थ्योरेटिकल मूल ज्यादा होंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल की वैल्यू कम हो जाएगी, थ्योरेटिकल की ज्यादा हो जाएगी, आयोटा लेस देन 1 हो जाएगा। 2 ही एग्जांपल, एसिडिक एसिड और बेंजोइक एसिड इन बेंजीन के। बोलो हाँ या ना, सही व्यवस्थित। चल आगे बात करते हैं। केस थर्ड, ये 2 ही एग्जांपल है, इसके अलावा कोई थर्ड एग्जांपल नहीं इसका। केस थर्ड, न संयोजन हो न वियोजन हो, नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन, नो डिसोसिएशन एंड नो एसोसिएशन। न तो संयोजित हुआ न वियोजित हुआ। अगर ऐसा नहीं हुआ इसका मतलब तो फिर ये बात हो गई, इसका मतलब तो ये बात हो गई कि मोल जितने ले रहा हूं उतने ही रहेंगे, तो मोल एक्सपेरिमेंटल बराबर मोल थ्योरेटिकल होगा। अगर ऐसा हुआ तो उस कंडीशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल किसके बराबर आएगी, थ्योरेटिकल के बराबर। जितना मैं सोचूंगा उतना ही, तो आयोटा कितना हो जाएगा, 1। इसके एग्जाम्पल जो है वो कार्बनिक यौगिक के एग्जाम्पल हो जाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे यूरिया हो गया, टूटता नहीं, ग्लूकोज हो जाएगा, सुक्रोज हो जाएगा, इस टाइप के एग्जाम्पल हो जाएंगे, यूरिया ग्लूकोज सुक्रोज। तो इनको अपन बोलते हैं ना संयोजित होता न वियोजित होता, इसे बोलते हैं अपन विद्युत अनअपघट्य। क्या बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अनअपघट्य बोलते हैं। तो कभी अगर आपको ऐसा लिख दिया जाए ना, अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य पदार्थ है, तो इसका मतलब उसका आयोटा क्या आएगा, 1। तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल सोचिए वही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या आएगी, थ्योरेटिकल आएगी। बात क्लियर हो गई सारी। तो ये 3 केस बना दिए मैंने आयोटा के लिए। चले अब आगे बात करते हैं। वांट ऑफ गुणांक आयोटा और रिलेशन देखते हैं।
वॉन्ट ऑफ गुणांक आयोटा और वियोजन की कोटि का रिलेशन देखते हैं। देखो आगे देखो, रिलेशन बिटवीन आयोटा एंड एल्फा, वियोजन की कोटि बोलो, संयोजन की कोटि बोलो, वॉन्ट ऑफ गुणांक आयोटा एवं वियोजन की कोटि में संबंध। ठीक है, ये बात करनी, दो केस में बात करनी। फर्स्ट वियोजन के लिए फॉर डिसोसिएशन, अपन को मालूम है आयोटा जो आएगा वो एक से ज्यादा आएगा, तो अभी प्रूव हो जाएगा डिसोसिएशन के लिए आयोटा एक से ज्यादा आएगा, जो ये प्रूव भी हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो इधर, जैसे मान लो ये एन था, ये टूट के एन ए बना रहा है, तो इसका एक अणु मिलके एन अणु बना रहा है। ये टूट के दो अणु में टूट रहा है, तीन अणु में टूट रहा है, तो एन की वैल्यू 1 2 3 हो जाएगी। एक अणु लिया था, वो दो अणु तीन अणु इस टाइप से टूटेगा। टी बराबर 0 टाइम पे ये 1 है, ये 0 है। टी बराबर टी टाइम पे ये 1 माइनस एल्फा हो जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा एन एल्फा। ये समझ में आ रहा ना, इधर से अल्फा जाएगा तो इधर एन अल्फा, स्टोक्योमेट्री रेशियो सेम रहना चाहिए। इधर से अल्फा निकाला तो इधर एन अल्फा बनेगा। यहाँ रेशियो क्या रह रहा है 1:n, तो यहाँ पे भी देखो 1:n। स्टोक्योमेट्री रेशियो क्या होना चाहिए, सेम हुए। अब मेरे को एक बात बताओ, थियोरेटिकल मोल्स कितने थे? मैंने कहा थियोरेटिकल मोल्स तो जब मैंने लिए थे स्टार्टिंग में, मतलब टी बराबर 0 पे 1 मोल था। चलो मोल एक्सपेरिमेंटल, मैंने कहा एक्सपेरिमेंटल मोल कब होते हैं, जब वो विलियन में जा चुका होता है, जब उसको मैं घोल चुका होता है, उसी को क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल मोल। तो एक्सपेरिमेंटल मोल तो ये होने चाहिए फिर इनको मिला के 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। अच्छा ये होगा तो 1 प्लस एल्फा एन माइनस 1 हो गया। ठीक है साहब, अगर ये आएगा तो आयोटा क्या होता है मोल्स एक्सपेरिमेंटल, आयोटा क्या होता है मोल्स एक्सपेरिमेंटल टू मोल्स थियोरेटिकल। तो आयोटा इज इक्वल टू क्या होगा एक्सपेरिमेंटल मोल 1 प्लस एल्फा एन माइनस 1 अपॉन मोल थियोरेटिकल एक ही था, तो आयोटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस एल्फा एन माइनस 1। ये आ गया। ठीक है, मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं, सुनना ढंग से। मैंने इस बार ऐसा लिया कंपाउंड को AXBY, AXBY, तो ये टूटा XA प्लस वाई प्लस वाई बी माइनस एक्स में टूटेगा। तो n कितने अणु हो गए x प्लस वाई हो गए। n बराबर कितना हो गया, ये एक n में टूटता था तो ये एक किस में टूटा x और y, x और y का मतलब x प्लस वाई, इसके 2 बनते इसके 3 बनते, तो 2 प्लस 3 कितने होते हैं 5। तो n की वैल्यू हो गई अपने लिए x प्लस वाई, वैल्यू पुट कर दो आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस एल्फा x प्लस वाई माइनस 1, ये आ जाएगा रिलेशन। अब जेई मेंस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया अल्फा कितना होगा, तो अल्फा हो जाएगा आयोटा माइनस 1 अपॉन x प्लस वाई माइनस 1। एग्जाम्पल देखो, अगर जैसे मेरे को ऐसा बोले NaCl है, बताओ आयोटा कितना होगा। बट अगर कुछ भी नहीं बोला हुआ हो, अगर कुछ भी नहीं बोला हुआ हो तो अल्फा को कितना कंसीडर करें 100% मींस 1। कुछ भी नहीं बोला हुआ हो तो अल्फा को 1 कंसीडर करें, अल्फा 100% होगा। NaCl आयोनिक यौगिक टूटेगा, टूटेगा तो एक Na प्लस देगा एक Cl माइनस देगा, तो पूरा एक टूटेगा तो कितना आयन मिलेंगे 2 आयोटा 2। MgCl2 दे दिया, इसका अल्फा दे दिया 50%। ठीक है, अल्फा दे दिया तो बड़ी अच्छी बात। अगर इसका मेरे को कैलकुलेट करना है तो आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 0.5, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2,
1 + 2 - 1, तो आयोटा इज इक्वल टू 1 + 0.5 और ये हो जाएगा 2, तो आयोटा इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2। ऐसा एग्जाम्पल दे दे K4FeCN होल 6, ऐसा एग्जाम्पल दे दे और दे दे अल्फा 75%। बेटा ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो ये कॉम्प्लेक्स है और आपने पढ़ा है इनऑर्गेनिक में कॉम्प्लेक्स का ये पार्ट टूटता नहीं है, तो x 4 होगा और y 1 ही होगा, ये 6 वगैरह कुछ भी नहीं होगा, ये पूरा टूटेगा नहीं, ये पूरा एक साथ रहेगा। अगर ये पूरा एक साथ रहेगा तो यहाँ पे 1 आएगा, तो आयोटा इज इक्वल टू 1 + अल्फा 0.75, x की वैल्यू 4 - 1 - 1, 3 + 1 आयोटा इज इक्वल टू 4। बात आई, पल्ले पड़ी, समझ में आई? ये इस टाइप से एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। चलो दूसरे बात करते हैं संयोजन के लिए। फॉर एसोसिएशन, अगर एसोसिएशन के लिए बात करें तो देखो क्या होगा, इस बार ऐसा होने वाला है n अणु मिलेंगे और एक अणु मिलाएंगे, बनेगा 2 से 1 बनेगा, 3 से 1 बनेगा, डाइमर मतलब द्विलक बन रहा है, द्विलक का मतलब 2 से 1 बनता है, त्रिलक बन रहा है इसका मतलब 3 से 1 बन रहा है, चतुर्थलक बन रहा है इसका मतलब 4 से 1 बनेगा। तो n की वैल्यू 2 3 4 होगी, तो 2a से a2 बनेगा, 3a से a3 बनेगा, 4a से a4 बनेगा, ऐसा ही गणित है। चल t बराबर 0 टाइम पे ये 1 है, ये 0 है, t बराबर t टाइम पे ये 1 - अल्फा है, तो ये अल्फा/n होगा। ये समझ में आ रहा है अल्फा/n कैसे होगा? मैंने अभी क्या समझाया था तुम लोगों को, जो अमाउंट टूटेगा और जो बनेगा उसका रेशियो स्टोइकियोमेट्री रेशियो के बराबर होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, स्टोइकियोमेट्री रेशियो क्या बताओ, n⁻1, यहाँ पे 1 है ना, तो n⁻1, यहां से टूटा क्या अल्फा, तो मैं यहाँ पे बनेगा क्या, उसको x मान लो, तो x बराबर क्या आ जाएगा, देखो अल्फा/, ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, नहीं समझ में आता तो ठीक है बात, अल्फा/n मैंने बना दिया। चलो भैया मोल देखो एक्सपेरिमेंटल, तो मैंने कहा मोल्स थियोरेटिकल बताओ पहले, तो मैं बोलूंगा मोल्स थियोरेटिकल है 1, मोल्स एक्सपेरिमेंटल बताओ, तो एक्सपेरिमेंटल वो होगा 1 - अल्फा + अल्फा/n, तो 1 - अल्फा आ गया कॉमन, 1 - 1/n। यहां पे देखो 1 प्लस कुछ आ रहा था, अगर 1 प्लस कुछ आ रहा था तो वैल्यू 1 से बढ़ के आएगी, यहाँ पे 1 - कुछ आ रहा है तो आयोटा होगा मोल एक्सपेरिमेंटल अपॉन मोल थियोरेटिकल, तो यही बनने वाला है, तो यहाँ पे वैल्यू देखो 1 से कम आएगी, और अपन ने यही बोला था कि संयोजन के लिए, एसोसिएशन के लिए आयोटा की वैल्यू 1 से क्या आएगी, कम आएगी, यही तो बोला था। देख लो ये यार एग्जाम्पल देखो, जैसे ऐसा बोले कि एसिडिक एसिड बेंजीन में, तो अपन को मालूम है डाइमर कुछ भी नहीं दे रखा तो अल्फा 100% मानोगे, तो 1 - अल्फा 1, डाइमर बना रहा तो n की वैल्यू 2 होगी, ये लो आयोटा इज इक्वल टू 1/2 हो गया। अगर ऐसा दे दें बेंजोइक एसिड भी डाइमर ही बनाता है, बेंजीन में है और अल्फा दे दिया 75%, तो अपन क्या करेंगे, आयोटा इज इक्वल टू 1 - 0.75, 1 - 1/2, आयोटा इज इक्वल टू 1/3/4 इंटू 1/2, 3/8 हो गया, 5/8 हो जाएगा। ऐसा दे रखा हो कि 3a कन्वर्ट हो रहा है a3 के अंदर, है ना, और इसका आयोटा जो दे रखा है या अल्फा जो दे रखा है वो इतना दे रखा है 50%, फिर बोले आयोटा कितना होगा, तो 1 - 1/2, 1 - 1/3, ट्राइमर बना रहा तो ये हो जाएगा 2/3, 1 - 1/2 इंटू 2/3, तो लास्ट में आएगा 2/3 आएगा। आ रही बात समझ में? कर लोगे कैलकुलेट ऐसे, आया ना, कर लोगे? चलो अब आगे, चल आगे बात सोचो।
चलो आगे बात करते हैं। आपको एक चीज बताई थी, सुनना बात को ढंग से, कि आयोटा जो होता है वो होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थियोरेटिकल। इसका मतलब अगर कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेरे को एक्सपेरिमेंटल चाहिए तो वो आयोटा टाइम्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थियोरेटिकल हो जाएगा। फिर कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल चाहिए तो वो आयोटा टाइम्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थियोरेटिकल हो जाएगा। यही तो बात होगी, है ना। तो अगर मेरे से पूछा जाए पाई कितना होगा एक्सपेरिमेंटल, तो मैंने कहा आयोटा इंटू थियोरेटिकल कितना होता है CST। तो पहले फॉर्मूला आ रहा था CST, उसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, एक्सपेरिमेंटल आ जाएगा। डेल्टा TB कितना आएगा आयोटा, और पहले कितना आ रहा था KB इंटू M। डेल्टा TF क्या आएगा आयोटा इंटू KF इंटू M। बात आई समझ में या नहीं आई? बात आई समझ में? बोलो, ये सारी बातें क्लियर? हाँ या ना? क्लियर है ना? चलो, ये अपनी सारी बात हो गई। तो मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं, सर हमें कैसे मालूम चलेगा? देखो, एक तो या तो कंपाउंड दे रखा है तो उससे पहचानो कि वो एबनॉर्मल शो करेगा, जैसे NaCl दे रखा तो पहचानना पड़ेगा उसको। मैं तुम लोगों को एक सजेशन दे रहा हूं, जब भी फॉर्मूला लिखो ना पाई इज इक्वल टू कैलकुलेट करना है तो आयोटा CST लिख दो। क्या लिख दो? आयोटा CST। अब अगर आपने आयोटा लिखा है तो इसका मतलब सोचोगे भी सही कि आयोटा की वैल्यू क्या आएगी। लिखा ही नहीं तो सोचना क्या? अगर लिखा ही नहीं तो सोचोगे क्या? तो इसलिए बोल रहा हूं लिखे जरूर आयोटा। आयोटा लिखोगे तो अपना सोचोगे, सोचोगे तो कुछ न कुछ आंसर मिल जाएगा कि अच्छा NaCl आया तो NaCl टूटेगा। और एग्जामिनर की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो कभी अल्फा की वैल्यू नहीं देगा, अच्छा क्वेश्चन बनाएगा तब। तो तुम्हें लगेगा अल्फा तो दिए ही नहीं, अगर मैं बोल देता हूँ अल्फा है तो तुम दिमाग लगा लोगे कि आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एक्स प्लस वाई माइनस 1 लगाना है, या आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस 1/n लगाना, दिमाग चल जाएगा। वो देगा ही नहीं देगा, इसका मतलब अल्फा कितना हुआ 100%। करो, समझ में आई बात? चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, एक अच्छा सा सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं समझाने के लिए। सुनना बात को ढंग से। मेरे पास 4 सॉल्यूशन है। मैंने क्वेश्चन ये बोला है पाई, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर का क्रम लिखो। ठीक है, मैंने 3 सॉल्यूशन दिए। कौन कौन से? 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन, मैंने दिया 1 मोलर एक्वस NaCl सॉल्यूशन, और मैंने दिया 1 मोलर एक्वस MgCl2 सॉल्यूशन। और ये बोला फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, जलीय विलयन के लिए फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m कंसीडर कर सकते हो। ये मैंने तुम लोगों को बोल दिया है। आपको पूछा है पाई, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का क्रम लिखो, इनका क्या होना चाहिए, ये अपन को लिखना है। ठीक है, लिख देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, समझिए। दो कैसे लिखना है मैंने ये बोल रहा हूं, सुने। पहले अपन को मोल कैलकुलेट करने पड़ेंगे। मोलारिटी को मोलिलिटी के बराबर मानो। मैं सबका 1-1 लीटर विलियन मान रहा हूं। कितना मानना है बेटा? 1-1 लीटर विलियन मान ले सबका। अगर सबका 1-1 लीटर विलियन माना तो इसका मतलब इसका 1 मोल होगा। NaCl है, टूटेगा भैया अंदर जाने के बाद। अल्फा कुछ नहीं दिया, इसका मतलब 100% दिया है, तो NaCl तो जाते ही Na प्लस और Cl माइनस मतलब डबल हो जाएगा। तो 1 मोल तो दे रखा है, तो NaCl 1 मोल है, मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, तो 2 मोल बन गया। बोलो, MgCl2 जाते ही Mg प्लस 2 और 2 Cl माइनस में टूटेगा, तो 1 मोल तो आएगा, मल्टीप्लाई बाई क्या करोगे 3, कितना मोल आ जाएगा? 3 मोल आ जाएगा। कितना मोल आ जाएगा? 3 मोल आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ये आ जाएगा 3 मोल। सारी बातें क्लियर? अब जिसके मोल ज्यादा, ढंग से सुनना, जिसके मोल ज्यादा उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा।
ढंग से सुनो, जिसके मूल ज्यादा उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा। पराश्रम दाब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, हाँ बिल्कुल पराश्रम दाब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो मैंने कहा पाई का ऑर्डर बताओ देखिए फिर। तो मैंने कहा मूल जिसके ज्यादा उसका पराश्रम दाब भी ज्यादा, तो सी फिर बी और फिर ए। ठीक है, मैंने कहा बॉइलिंग पॉइंट का क्रम बताना है। क्या बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या? ना, क्वथनांक में उन्नयन जो होता है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अणुसंख्या गुणधर्म है, क्वथनांक नहीं है। तो मैंने कहा जिसका मूल ज्यादा होगा, सुने इधर साइड में लिख रहा हूं, जिसका मूल ज्यादा होगा उसका क्वथनांक में उन्नयन भी ज्यादा होगा, यही तो बात है। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट प्लस डेल्टा टीबी के। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो किसके बराबर होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट प्लस डेल्टा टीबी के। ये देखो होगा इसके बराबर। तो जिसका डेल्टा टीबी ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी क्या होगा? ज्यादा। जिसके मोल ज्यादा होंगे उसका डेल्टा टीबी ज्यादा, जिसका डेल्टा टीबी ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। इसका मतलब जिसके मोल ज्यादा होंगे उसके बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा ही होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी सी बी ए आया। वापस समझ लो एक बार, मैंने कहा जिसका मोल ज्यादा होगा उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा, क्वथनांक में उन्नयन ज्यादा। विलियन का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट प्लस डेल्टा टीबी, ये जितना ज्यादा जुड़ेगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज्यादा आएगा। तो जिसका डेल्टा टीबी ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन ज्यादा होगा। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन जिसका ज्यादा होगा उसका मोल ज्यादा होंगे, जिसका ही होगा मोल ज्यादा सी फिर बी और फिर ए। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? मोल ज्यादा होता है तो डेल्टा टीएफ ज्यादा होता है। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस डेल्टा टीएफ होता है। तो ऐसा बोलूं, जिसका डेल्टा टीएफ ज्यादा होगा उसका कम हो जाएगा। तो जिसके मोल ज्यादा उसका डेल्टा टीएफ ज्यादा, डेल्टा टीएफ ज्यादा तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कम। इसका मतलब ऐसा बोल दूं, जिसके मोल ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कम होगा। मोल ज्यादा किसके? सी के, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम आएगा, सी बी ए आएगा ऑर्डर में। लास्ट बात करते हैं वेपर प्रेशर की। वेपर प्रेशर की सुनना बात को, वेपर प्रेशर का ऑर्डर कैसे लिखना है? अपन को मालूम है कि वेपर प्रेशर जो होता है, वेपर प्रेशर जो होता है पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी होता है। अगर विले के मोल ज्यादा होंगे तो लोवरिंग ज्यादा होगी, विले के मोल ज्यादा होंगे, एन बी ज्यादा होगा तो लोवरिंग ज्यादा होगी। लोवरिंग का मतलब डेल्टा पी ज्यादा होगा। अगर आपको वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का चाहिए तो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट माइनस डेल्टा टीपी, डेल्टा पी करते हो, यही तो करते हो। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का चाहिए तो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट माइनस डेल्टा पी करोगे। मोल ज्यादा तो डेल्टा पी ज्यादा, डेल्टा पी ज्यादा तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम। तो इसका मतलब मोल ज्यादा होने पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मोल ज्यादा किसके? सी के, तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन इसका कम हो जाएगा। ओवरऑल कहने का बात यह है, बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर का सेम ऑर्डर चलता है, फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का सेम ऑर्डर रहेगा। जिसके मोल ज्यादा होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। जिसके मोल ज्यादा होंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर कम होगा। कंक्लूजन ये निकला। ठीक है बात, चले अब आगे चले। चलो इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये तो एक ऑर्डर लिखने का तरीका बताया, वहां पे खूब सारे लिखे हुए होते हैं, तो इससे रिलेटेड ऑर्डर लिखने आते हैं। जैसे पिछले साल ये क्वेश्चन आया था उसको डिस्कस करते हैं, जेई के अंदर भी आया है, मेंस के अंदर सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या बोला गया था? मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा? अधिकतम हिमांक बिंदु
ऑप्शन क्या दे रखे थे देखो, CO NH3 होल 6 Cl3, CO NH3 होल 5 Cl, Cl2 NH3, वाटर ले लो चाहो तो, COH2O होल 5 C होल 4 Cl2, अब फ्रीजिंग पॉइंट तो उसका ज्यादा होगा, जिसके मोल ज्यादा होते हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। अभी अपन डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, जिसका मोल ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। कुछ नहीं बोला, इसका मतलब 100% तोड़ना है इसको, ये एक टूटेगा, ये 3 टूटेगा, कितने मोल बन गया 4 आए। वाटर टूटता नहीं है, आप पढ़ चुके हो कॉम्प्लेक्स के अंदर, 2 और 1 कितने 3, ये 2 और ये तो 1 ही मिलेगा। सबसे ज्यादा मोल है इसका, तो फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम इसका होगा, तो मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट वाला आंसर क्या हो जाएगा, डी। मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट वाला आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है बात, ठीक है जी। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो, X मोल NaCl को 10 मोल जल में घोलने पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन 0.167 है, तो x का मान ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है, सोचो जल्दी से, फटाफट देखें, सोचो जल्दी से। सिंपल सा क्वेश्चन, P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू XB। ये 0.167 दे रखा है, आयोटा इंटू NB, Na प्लस आयोटा इंटू NB। ये इंपॉर्टेंट बात है, विलेय के मोल ही तो चेंज हो रहे हैं, विलेय के मोल कितने हो जाएंगे, आयोटा टाइम्स हो जाएंगे ना। तो ये देखो, यहाँ पे भी आयोटा लिखा है, यहाँ पे भी आयोटा लिखा, यहाँ पे आयोटा नहीं लिख सकता हूं, जहां जहां विलेय के मोल आएगा उसको आयोटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, आयोटा इज इक्वल टू मोल एक्सपेरिमेंटल अपॉन मोल थियोरेटिकल, तो मोल एक्सपेरिमेंटल क्या हो जाएंगे, आयोटा इंटू मोल्स थियोरेटिकल, किसके, विलेय के। तो मैंने ये लिख दिया। चलो आओ, ये 1/6 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता क्या, 0.167 को 1/6 लिख दूं, 1/6 लिख दिया। आयोटा x 10 आयोटा इंटू एक्स, आयोटा की वैल्यू पुट करो बेटा, आयोटा 2 होता है NaCl का, ये लो 10 प्लस 2x इज इक्वल टू 12x, 10x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, एक पहले बता चुका हूं क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन देखो। चौथा क्वेश्चन मैंने ये बोला कि 0.001 मोलल KXFeCN होल 6 विलियन का हिमांक -7.1 इंटू 10⁻³ डिग्री सेल्सियस है, तो x का मान ज्ञात करो। x का मान ज्ञात करो, ठीक है, x का मान ज्ञात करो। Kf दे रखा है जल का, KF4H2 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे को तो मालूम है कि मेरे को क्या लिखना है, डेल्टा TF इज इक्वल टू आयोटा इंटू KF इंटू M। डेल्टा TF कितना होगा,
डेल्टा TF हो जाएगा 7.1 इंटू 10⁻³ आयोटा मालूम नहीं, KF 1.86 इंटू मोलिलिटी 10⁻³ आयोटा इज इक्वल टू 7.1 अपॉन 1.86 अप्रोक्सीमेट 4 आएगा, अप्रोक्सीमेट क्या आएगा 4 आएगा। अल्फा कुछ नहीं दे रखा है, इसका मतलब 100% मानूंगा, ये लगेगा डिसोसिएशन के लिए। आयोटा 4 है, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 1 मान लो, x की वैल्यू x है, y की वैल्यू 1 है, -1 है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और देखो आगे क्वेश्चन, और देखो आगे क्वेश्चन, वन 1.17% NaCl विलियन, 5.4% ग्लूकोज विलियन का समपरासरी है, तो NaCl का अल्फा ज्ञात करो, अल्फा ज्ञात करो। ये इस टाइप का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो अभी ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करें, अब इसका अल्फा कैलकुलेट करना है ना, तो एक काम करो, आयोटा 1 C1 ST इज इक्वल टू आयोटा 2 C2 ST होगा, आयोटा 1 C1 इज इक्वल टू आयोटा 2 इंटू C2। मैंने कहा ना आयोटा लिखना जरूरी हो गया, आयोटा इसका कैलकुलेट करना है, ये लो आयोटा 1 C1 कैसे होगा 1.17 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट 58.5, पहले भी तो ऐसे ही समझाया था, कैसे करोगे 10W/W अपॉन मॉलिक्यूलर W/V अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, 10 से 10 कट जाएगा तो W/V अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बचेगा। ग्लूकोज का 1 होता है 5.4 डिवाइड बाई 180, आयोटा इज इक्वल टू, एक काम करो ये 540 करो, इससे कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, आयोटा इज इक्वल टू 3/2, आयोटा इज इक्वल टू 3/2 आया तो 1 प्लस अल्फा कैलकुलेट करना है NaCl के लिए, XB1 YB1 -1, तो अल्फा इज इक्वल टू 3/2 -1 1/2, परसेंटेज में चाहिए अल्फा 1/2 इंटू 100 बराबर 50%, ठीक है। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, बात करें आगे, चलो 27 डिग्री सेल्सियस पर 0.002 m NaCl के जलीय विलयन का, NaCl के जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए, अल्फा दे रखा 90%, ठीक है। तो ठीक है अल्फा दे रखा तो आयोटा कैलकुलेट कर लो, 1 प्लस अल्फा x प्लस वाई -1, 1 प्लस 0.9 मीन्स 1.9, पाई इज इक्वल टू आयोटा CST 0.002 1/12 इंटू 300, कितना हो जाएगा बोलो फटाफट, 25 का डबल हो गया 50 हुआ तो 3 के बाद में 0 लगाना, इसका मतलब 0.05, ये हो गया 95 में 3 के बाद में 0 आएगा, ये ATM आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से करो,
आपको वीडियो को पॉज करके और फिर करना है क्वेश्चन को, है ना। चलो ये क्वेश्चन और देखो। वन मोलर HA मोनोबेसिक एकल क्षारीय दुर्बल अम्ल है, 1 mA HA की pH 2 है, तो T केल्विन पर पराश्रम दाब ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। T केल्विन पर क्या पूछा है, पराश्रम दाब पूछा है। ठीक है, कर लो, कैलकुलेट कर लो। दो HA दे रखा ना, तो मैंने कहा HA ऐसे टूटेगा, H प्लस प्लस A माइनस। pH जो होता है अगर 2 दे रखी है, इसका मतलब H प्लस आइन कितना होगा, 10⁻⁻², 0.01 होगा। H प्लस आइन कितना हो गया, 0.01। अब सुने वापस, ये स्टार्टिंग में 1 दे रखा था, ये 0, ये 0 है। ये 0.01 बना तो ये भी 0.01 बनेगा, और ये 0.01 टूटना चाहिए। इसका मतलब ये 0.01 क्या होना चाहिए, टूटना चाहिए फिर तो। चलो, ये था थियोरेटिकल मोल, ये सारे एक्सपेरिमेंटल मोल आ गए। तो आयोटा कितना होगा, 1 प्लस 0.01 मीन्स 1.01। ये कैंसिल हो जाएगा, ऐड करने पर 1.01 आ जाएगा। आयोटा आ गया 1.01। पाई इज इक्वल टू आएगा आयोटा इंटू सी इंटू एस टी। आयोटा 1.01 इंटू 1 इंटू एस टी, ये दो 1.01 एस टी आ जाएगा। कर लोगे इस टाइप से क्वेश्चन सारे, बोलो कर लोगे इस टाइप से सारे क्वेश्चन, क्या नहीं कर पाओगे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के। तो ये एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपनी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट और लास्ट लेक्चर में अपन सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, किसकी, ठोस की द्रव में विलयता की और गैस की द्रव में विलयता की, उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, पढ़ के आए थोड़ा पहले पढ़ के आना उसको, जिससे फटाफट रिवाइज हो जाए। ठीक है, हेनरी का नियम आने वाला इंपॉर्टेंट है, यहां तक कर लेना अच्छे से सारे न्यूमेरिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।